क्या है? नहीं ठीक है, अब रिकॉर्ड हो चाहे साउंड हो चाहे ना हो, ठीक है। ये माइक यूज कर रहे हैं, कल वाला माइक में तो एक ही कान में आ रहा है। कल जो वीडियो अपलोड हुआ है, उसमें एक साइड पे आवाज आ रहा है, एक साइड पे गायब है। सबसे बड़ा चीज है साउंड सेटिंग। नहीं नहीं, हेडफोन या तुम जब ओबीएस सेटिंग करता है उसमें हो जाता है। अरे ये तो हम लोग का रिकॉर्डिंग शुरू हो गया ना, ठीक है। चलिए कम्युनिकेट करते हैं स्क्रीन के उधर जो है, ठीक है। चलो डायरेक्ट शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। आशा करते हैं कि सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस समय हाल चाल ना पूछना ही ज्यादा बेहतर है। कोई बच्चा नहाया है, कोई नहीं नहाया है, कोई छत पे बैठ के दिन गिन रहा है कि इतने दिन में ये चैप्टर, इतने दिन में ये चैप्टर है कि नहीं है। कितना मतलब हर दिन हिसाब लगाता है सब, और हर दिन एक दिन सो के बिताएगा सब, फिर अगले दिन हिसाब लगाएगा सब, फिर उस दिन सो के बिताएगा सब। तो पर डे ये चलता रहता है जो भी है ना, ये पर डे चलता रहता है बच्चों का, उसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। इसमें कहाँ तक किया था हमने? मेरे ख्याल से 19 तक किए थे हम लोग, 19 है ना। 19 तक हम लोग किए हुए थे। 20 क्वेश्चन जो है मैंने कहा था कि इसमें टाइम लगेगा, और आज भी समय 1 घंटा कहाँ गया, 1 घंटा आज भी समय बर्बाद ही हुआ। 20 करना है, 20 ये वाला क्वेश्चन करना है। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन में कुछ दम, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, समझ रहे हो, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है ये। लेकिन चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन जितना भी है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन, उसको जितना समझोगे उतना बढ़िया रहेगा। अब एमसीक्यू में, एमसीक्यू ढंग से करोगे तो इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कवर हो जाता है, रीजनिंग क्वेश्चन भी कवर हो जाता है, डेरिवेशन छोड़ के सब चीजें कवर हो जाती हैं इसमें, न्यूमेरिकल वगैरह सब चीज। तो एमसीक्यू ढंग से करो और ज्यादा करो, और प्लस कंसेप्चुअल पढ़ते रहो। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट से फॉल करता है थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertical upward directed electric field। चलिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ऐसे बना रहा हूं, ये नीचे से ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर से यहां से गिराया जा रहा है, समझ रहे हो बात को। एक इलेक्ट्रॉन को यहां से, मान लो कि यहां से इसको, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या लेंगे, रेस्ट लेंगे, और यहां से इसको नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। तो वो डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h। जैसे मान लो कि यहां से कोई चीज तुमने गिराया, यहां से गिराया, यहां तक गिरा, तो ये डिस्टेंस कितना है, h। तो यहां पर क्या है, ये भी रेस्ट में है। जब यहां से छोड़ोगे, यहां से गिरा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स। अब यहां पर कौन सा फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, ठीक है। E, the direction of electric field now reversed, keeping its magnitude। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, रिवर्स करने का मतलब, पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे से ऊपर था, तो सेकंड वाले केस में ऊपर से नीचे से ऊपर, तो इसमें ऊपर से नीचे। रिवर्स करने का मतलब यही है। और इस केस में, इस वाले केस में, मतलब कि इसको उल्टा करने के बाद यहां पर गिराया गया एक प्रोटॉन, यहां पर एक प्रोटॉन गिराया गया, यहां पर था इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन गिराए हम लोग, और यहां पर गिराए हम लोग प्रोटॉन। ये भी इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है, 0, और ये भी कितना ही डिस्टेंस गिर रहा है, ये भी h डिस्टेंस गिर रहा है। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोलना हमने, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। ये कौन सी बड़ी बात है, हमें यहां पर कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां फॉल करेगा, ठीक है, और प्रोटॉन यहां से यहां फॉल करेगा, तो h दूरी, h डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन भी ट्रेवल कर रहा है, और h डिस्टेंस तुम्हारा
प्रोटॉन भी ट्रेवल कर रहा है। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, टाइम का रेशियो निकालना है, टाइम कंपैरिजन करना है। टाइम कंपैरिजन करने के लिए देखो, सबसे पहले याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा। फोर्स ऑन, अच्छा एक चीज ध्यान दो तो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे दोनों पे चार्ज सेम होता है कि नहीं होता है? अरे इलेक्ट्रॉन पे प्लस ई चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव ई चार्ज होगा, और इस पर कितना होगा, इस पे पॉजिटिव ई चार्ज होगा। चार्ज तो दोनों पे सेम है कि नहीं है? और चार्ज दोनों पे सेम है तो देखना फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। देखो दोनों पर फोर्स तो सेम लगेगा, और वो फोर्स कितना लगेगा, F इजकल टू ई इंटू ई लगेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड इतना फोर्स लगेगा। हाँ फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉन पर यदि हम लोग देखेंगे, यदि प्रोटॉन हटा दो, इलेक्ट्रॉन की ही बात करो, इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे लगेगा माइनस ई इंटू ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो चलिए F इजकल टू कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो माइनस साइन हटा दे रहे साइन की, ये यहां पर लेके चलेंगे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को, E इंटू ई, और वेक्टर का यहां पर ये हटा दो, तो एक्सेलरेशन इस केस में कितना हो जाएगा, E इंटू ई बाई एम ई। ठीक है, अब h डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो लेट कर लो t टाइम लगेगा, तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। u जीरो है तो जीरो इंटू टू करोगे जीरो हो जाएगा, तो h इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू ई बाई एम ई इंटू टी स्क्वायर। इतना टाइम लगेगा। अब ध्यान देना, जितना टाइम यहां पर लगा है सेम टाइम प्रोटॉन के लिए लगेगा, लेकिन यहां पर मास अलग होगा ना सिर्फ, यानी ये हो गया यहां पे जितना टाइम, सॉरी जितना मास इलेक्ट्रॉन का है, सिर्फ मास ही तो बदलेगा ना इस फॉर्मूले में। एच तो दोनों ही कंडीशन में सेम है, और ये टीई मान लो इलेक्ट्रॉन के लिए है, टीई किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सेम चीज प्रोटॉन के लिए, टाइम डिफर करेगा, मास डिफर करेगा, चार्ज और इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। तो यहां पर भी क्या होगा, सिमिलरली फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए यहां पर कितना हो जाएगा, H इक्वल टू हाफ ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम पी, और यहां पर टीपी स्क्वायर, टीपी स्क्वायर मतलब जितना टाइम प्रोटॉन ले रहा है। अब देखो H और H इक्वल होगा, हाँ H और H इक्वल होगा तो इसको 2 मान लो, इसको 2 मान लोगे तो यहां पर देखो तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो ये और ये इक्वल होने चाहिए ना, क्योंकि दोनों ही केस में दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस दोनों ही सेम ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा हाफ ई इंटू ई एम ई टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ई इंटू ई एम पी इंटू टी पी स्क्वायर। इस हाफ से हाफ गया, ई से ई गया, ये हो जाएगा टीई, इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है ना, जगह ही नहीं बचता इसमें, दिक्कत ये हो जाता है, कहाँ लिखा जाए। तो यहां पर जो है थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये नीचे थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, इसको हटाओ यहां से। ठीक है, अब यहां पर देखना टीई स्क्वायर और टीपी स्क्वायर, एम ई उधर चला जाएगा, एम ई स्क्वायर बाई एम पी स्क्वायर थोड़े है, एम ई बाई एम पी, ये हो जाएगा टीई बाई टीपी इक्वल टू रूट अंडर एम ई इंटू एम पी, यानी टाइम का जो रेशियो होगा,
टाइम का जो रेशियो होगा वो उसके मास के स्क्वायर रूट के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। यानी टाइम का जो रेशियो होगा, यहां पर आंसर में दिया हुआ है स्मॉलर 5 टाइम्स बिगर, तो 5 टाइम्स बिगर तो नहीं बोल सकते, ठीक है। 10 टाइम्स बिगर इक्वल, इक्वल तो नहीं हो सकता कभी भी। क्यों नहीं इक्वल होगा? दोनों का मास डिफर कर रहा है, तो इक्वल तो टाइम दोनों नहीं लेंगे। अच्छा, अब 10 टाइम्स 5 टाइम्स की बात है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लगभग 9 इंटू 10 टू द पावर -31। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? लगभग 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए इग्नोर भी करो, इसको इग्नोर भी करो, दोनों में 10 का फर्क है, 10 4 जीरो का फर्क है, और 4 जीरो का फर्क है, इसका मतलब यहां पर लगभग 4 जीरो मीन्स रूट करोगे तो 100 टाइम्स का फर्क पड़ेगा, तो 5 टाइम्स 10 टाइम्स तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो यहां पूछ रहा है कि यहां पर इन कंपैरिजन द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो टाइम कम लगेगा, प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और वैसे भी आप देख लो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर मास है। इसमें यहां पर देखो, यहां पर कभी कभी क्या होता है कि चीजों को कॉम्पिटिटिव के बेसिस पर भी याद रखा जाता है। इस केस में, इस केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, ठीक है, और इन दोनों को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से रिलीज किया जाए, ठीक है, पर्टिकुलर वेलोसिटी से रिलीज किया जाए, तो जो टाइम ऑफ फॉल होगा वो उनके मास के प्रोपोर्शनल होगा, याद कर लेना, स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होगा। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो जिसका मास कम होगा वो समय कम लेगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो क्या लेगा? ज्यादा समय लेगा। समझ रहे हो बात को? इस केस में प्रोटॉन ज्यादा समय लेगा, इलेक्ट्रॉन कम समय लेगा, तो इसका आंसर जो है वो स्मॉलर होगा, लॉन्गर नहीं होगा। क्योंकि देख लो यहां पर, यानी प्रोटॉन कम समय लेगा, आ गई बात समझ में? प्रोटॉन ज्यादा समय लेगा, क्योंकि देखो, अब वैसे भी तुम नॉर्मल सोचो ना, नॉर्मल भी तुम सोचो, एक बॉडी हल्का है, ध्यान से सोचिए, एक बॉडी हल्का है और एक बॉडी भारी है, दोनों पर इक्वल फोर्स लगाओगे तो तेज कौन चलेगा? जो हल्का है। हल्का है तो वो क्या करेगा? वो तेजी से चलेगा, तो समय कम लेगा ना कोई चीज अचीव करने में। तो यहां पर यदि नॉर्मल हम लॉजिक भी लगाए तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहां पर। चूंकि कैलकुलेशन इसलिए किया जाता है कि भाई ये फिजिक्स है, फिजिक्स में कैलकुलेशन के हिसाब से चलोगे तो तुम्हें समझ में आएगी चीजें। अच्छा, यहाँ पर बोर्ड पर कहां पर क्या लिखा गया नहीं समझ में आएगा, वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। समझना की बात, इसमें क्या होगा? स्मॉलर लगेगा, कम समय लगेगा। नीचे आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 पे, 830 होता, हमको बता भी देना तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? ये तो पता है ना, बताने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम होगा। अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इट हैज एक्सेस ऑफ पॉजिट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स की तो बात ही मत करो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करो। इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है, एंड इफ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन एक्सेस ऑफ प्रोटॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वहां पे। तो बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली यस, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, तो ये शब्द पर ध्यान देना है, मतलब पे ध्यान देना है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन नहीं, सी आंसर इसमें होगा, ठीक है। 23 पे आप जाएंगे, ठीक है, 23 में अ प्रोटॉन इज एट रेस्ट, एक प्रोटॉन जो है किस पे है? रेस्ट में है, और चार्ज प्रोटॉन पर ई है। व्हेन इट मूव्स विद अ हाई स्पीड, इट्स चार्ज लेस देन ई, ग्रेटर देन ई, इक्वल टू ई, मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। देखिए आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा कि किसी बॉडी पर जितना चार्ज है
उसके स्पीड से उस पर कोई लेना देना नहीं है। नहीं समझे बात को? अब तुम 10 किलो के हो, तुम्हारा रेस्ट मास 10 किलो है और बाइक चला रहे हो 100 के स्पीड से, तुम्हारा रेस्ट मास थोड़े घट जाएगा। वैसे भी छोड़ो, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना इसमें। नॉर्मल सा चीज एक ध्यान रखो कि चार्ज जो है, किसी बॉडी पर जो चार्ज है उसके वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम से कोई लेना देना नहीं है। चार्ज जितना है उतना है, तो इक्वल टू ई। ये सब याद रहेगा ना कि नहीं याद रहेगा? ऐसे ही बैठ करके बस खाली गाना गाओगे, बैठ के सुन ले रहे हो तुम लोग, और बाद में जाके तुम लोग भी वीडियो नहीं देख रहे हो, यही लपेट ले रहे हो। अभी टेस्ट लेना शुरू करेंगे, धोएंगे। ठीक है, अभी तो इतना ज्यादा व्यू आ रहा है हम लोग चैनल का कि पूछो मत। लेकिन ये व्यू अलग काम है, लेकिन ये काम मेन है कि तुम जब कभी टेंशन में रहोगे कम से कम देख तो लोगे ना, कुछ रिवीजन करने का मन करेगा तो यही देख लोगे, कंसेप्ट देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 24, two charges 3 into 10 to the power minus 5 coulomb and 5 into 10 to the power 4 coulomb are placed at a distance of 10 centimeter from each other. Find the value of, ये तो निकाल लोगे ना, ये कौन सा बड़ा चीज है? अरे निकल जाएगा ये, नहीं निकलेगा? अरे हो जाएगा यार, ये पता है क्या है? एक चार्ज Q1 है, इससे कुछ डिस्टेंस पे चार्ज Q2 है। अब देखो यहाँ पर Q1 की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम, Q2 की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम। दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10/100 मीटर, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर, या 10 का पावर माइनस 1 रखो ना, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर। अब इसके बीच फोर्स बताना है, कौन नहीं बतला सकता है? कूलम्स लॉ। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ना यहाँ पे, कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच जो है डिस्टेंस r है, और यहाँ पर वैक्यूम है, कोई दूसरा मीडियम है नहीं, इसके बीच फोर्स कितना लगेगा? इसके बीच फोर्स लगेगा k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये कितना है q1? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 10 का पावर माइनस 1 का पावर 2, यहाँ पर न्यूटन कर दो। इसको तो सॉल्व कर लोगे ना? अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करने में कौन सी बड़ी चीज है? 12th में आएगा, सॉल्व तो कर ही सकते हो। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि क्वेश्चन छोटा हो बड़ा हो, क्वेश्चन को पढ़ो जरूर। हाँ, तुम्हें लगता है कि हाँ ये तो मैं कर लूंगा, इट्स ओके, उसको इग्नोर करो, आगे बढ़ो। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बैल की तरह बैठ गए हैं क्वेश्चन लेकर के, और बैल की तरह बैठे हुए थे सारा लगातार क्वेश्चन बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, बना रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो तुम क्वेश्चन को, जितना ज्यादा पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उतना आता जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ हो जाएगा, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो। क्वेश्चन थोड़ा सा जो परेशान करता है, थोड़ा उसका लेंथ ज्यादा होता है, तो उसको करने के लिए हम लोग ज्यादा समय का ज्यादा उसको सॉल्व करना जरूरी होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे चलो। What is the value of minimum force in Newton acting between two charges placed at 1 meter apart from each other? What is the value of minimum force in Newton acting between two charge? दो फोर्स के बीच में 1 मीटर पे दो चार्ज रखे गए हैं, 1 मीटर पे दो चार्ज रखे गए हैं, उनके बीच मिनिमम कितना फोर्स हो सकता है? अब देखो कितना लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। अब तुम्हारा दिमाग कहां जाएगा कि मिनिमम कितना हो सकता है? अरे यहां है ना लॉजिक इसमें, देखो स्मार्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये स्मार्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो चार्ज, चार्ज पता है क्या? कहां चार्ज पता है? यहां चार्ज पता ही नहीं है, बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। कहां चार्ज दिया हुआ? चार्ज दिया ही नहीं है, और बोल रहा है कि दो चार्ज हैं, एक चार्ज नहीं पता है तो Q1 ले लो, दूसरा नहीं पता है तो क्या ले लो? Q2, और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। ठीक है,
तो इसके बीच मिनिमम कितना फोर्स हो सकता है, यानी F बराबर होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो K का वैल्यू तो फिक्स है 9 गुना 10 का पावर 9, और आर स्क्वायर जो है वो फिक्स है 1 का स्क्वायर। अब फोर्स को मिनिमम होने के लिए Q1 Q2 को मिनिमम होना पड़ेगा तब ना, क्योंकि Q1 Q2 यदि बड़ा होगा तो फोर्स भी बड़ा होगा, Q1 Q2 छोटा होगा तो फोर्स भी छोटा होगा। तो Q1 Q2 सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू कितना है, Q1 Q2 का सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू कितना है, तो Q1 Q2 का सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के बराबर E के बराबर, या तो 2 प्रोटॉन रख दो, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, चाहे 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन रख दो, यानी E और E, क्योंकि E से छोटा चार्ज पॉसिबल किसी बॉडी पर नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, E से छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी के ई स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, यानी के ई स्क्वायर, के का वैल्यू रखेंगे नहीं, ये आंसर होगा इसमें। तो बताओ कहां क्वेश्चन जाके पूछा है तुमसे, है बिहार बोर्ड में इस तरह का, सॉरी माफी चाहूंगा बिहार बोर्ड वालों से, बिहार बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे तो शायद बच्चे चकरा जाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में बड़ा ऊपर से टॉपिक से ऊपर से पूछता है मलाई, और सीबीएसई क्या पूछता है, पूरा उसको घी निकालो उसमें से, और उसका उसका खखोरी निकाल के दिखाओगे, खखोरी कैसा हुआ जब तुम घी निकाल रहे थे। सही पकड़ता है बात को ये, यानी सीबीएसई बोलता है खखोरी, घी निकलने के बाद जो खखोरी है वो दिखाओ कितना निकला, और बिहार बोर्ड कहता है बेटा दूध उबालो, मलाई छानो और सपट मारो और चलो घरे। बिहार बोर्ड वाले बच्चे खुश रहते हैं ज्यादातर, और सीबीएसई वाले खखोरी चक्कर में टेंशन रहते हैं। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, अ ग्लास रॉड एक्वायर चार्ज बाई रबिंग, देखो ये तुम लोग तुम्हारा काम है भैया। अब किस चीज को किस चीज से रगड़ोगे कि किस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आप किताब को पढ़िएगा उसमें अपना जानिएगा, आंसर टिक देख लीजिएगा अपना, कि ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज आएगा जब उसको सिल्क के साथ रगड़ेंगे, तो गूगल में सर्च कर लेना, ये सब हम याद नहीं करते हैं, ना रिकमेंड करते हैं कि याद करो, ये सब नॉर्मल बिहार बोर्ड में पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, सीबीएसई में नहीं पूछता है, गारंटी है तो नहीं पूछेगा। हाँ, यदि एनसीईआरटी में दिया है तो पढ़ लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां ये मजेदार चीज है, फाइंड द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का थिकनेस बताओ, फाइंड द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल which has relative permittivity epsilon r when two charges experience the same force as in air by distance r। वाओ, क्वेश्चन समझ में आया, समझाओ तो क्वेश्चन क्या है, समझा दिया तो 100 रुपए इनाम, जो क्वेश्चन समझा दिया 100 रुपए इनाम। ऑनलाइन नहीं पूछ रहे हैं, जाके चैट पर कमेंट करना है, ऑनलाइन भी पूछ रहे हैं, तो ऑनलाइन तो सब इधर उधर चीटिंग करके बता देगा, तुम लोग ऑफलाइन यहाँ बैठे हो, तुम लोग बताओ, क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, वो तो बताएंगे ना जी, कितना होगा, उसी का हिंदी, तो कुछ बोला जाता है समझाने के लिए ना, तुम लोग उसी का हिंदी बता देते हो, किसी चीज को समझाने का मतलब होता है कि तुम वो पढ़ चुके हो, उसको थोड़ा साधारण लैंग्वेज में समझा दो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो चार्ज हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ है, एक चार्ज मान लो Q1 है, एक चार्ज Q2 है, ठीक है, और इसमें यहां पर इस केस में VACWM है, ठीक है। अब इन्हीं दो चार्ज के बीच में यही चार्ज Q1 एंड Q2 है, उतने ही डिस्टेंस पे रखे गए हैं, लेकिन इस केस में क्या किया गया है, इस केस में दोनों के बीच में एक मटेरियल डाल दिया गया है, क्या डाल दिया गया है, दोनों के बीच में एक मटेरियल डाल दिया गया है, और इस मटेरियल का जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, इस मटेरियल का जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, एप्सिलॉन आर है। तो जो मटेरियल डाला गया है उसकी थिकनेस बतानी है, अच्छा ये आर दे, सॉरी डिस्टेंस उतना ही नहीं है, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा बच्चों, ये डिस्टेंस उतना ही नहीं है, ठीक है, ये डिस्टेंस उतना ही नहीं है,
ये डिस्टेंस इसकी दोनों के बीच की जितनी मटेरियल की थिकनेस होगी वही ना डिस्टेंस हो जाएगा, तो थिकनेस टी मान लो। तो चलो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पर जो फोर्स लगाओगे इस केस में, ठीक है, इस केस में जो फोर्स होगा F1 मान लो कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस केस में कितना होगा, इस केस में होगा F2 बराबर 1/4π, ध्यान दो यहाँ पे एप्सिलॉन r कितना होता है, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एप्सिलॉन बराबर होगा एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। तो यहाँ पर 1/4π एप्सिलॉन लिखोगे मटेरियल का, तो मटेरियल का एप्सिलॉन लिखोगे तो उसके जगह पर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2/t² लिखोगे, ठीक है। दोनों को डिवाइड करो F1 और F2 को, अच्छा दोनों फोर्स बराबर ना है जी, है दोनों फोर्स, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों फोर्स इक्वल है। देखो यहां पर जो एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट हम लिखे हुए हैं, तुम लोग को नहीं ये होगा, सिलेबस में बताए हुए थे, सिलेबस नहीं कंसेप्ट जब बता रहे थे, कंसेप्ट वाला वीडियो जो है ना, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो कोई देख तो रहा नहीं है, लेकिन जब भी आप देखेंगे तब भी 3 वीडियो जो है, स्टार्टिंग के 3 वीडियो जो कंसेप्ट वाले हैं आप बिल्कुल देखिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो किसी भी मीडियम का परमिटिविटी जो है ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी में उसके फ्री स्पेस के परमिटिविटी को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका परमिटिविटी के बराबर होता है। तो जब दोनों चार्ज के बीच में कोई मटेरियल तुम डालोगे, ठीक है, तो दोनों के बीच में जब मटेरियल डालोगे तो इस मटेरियल का जो परमिटिविटी होगा वो एप्सिलॉन होगा, तो उस एप्सिलॉन को यहाँ पर लिखोगे ना जी, क्योंकि Q1 Q2 तो चेंज हुआ नहीं है, इनके बीच का थिकनेस T है, तो T² हमने ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर देखो फ्री स्पेस है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डाले, यहाँ पर मीडियम है तो मीडियम का डालेंगे, क्योंकि मीडियम का परमिटिविटी इतना होगा तो ये उठा के यहाँ पे डालेंगे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, दोनों ही केस में ये क्या है बराबर है, तो यानी F1 बराबर F2 बराबर कर दो 1/4πε0 Q1 Q2/r² इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/t²। Q1 Q2 गया 4πε0 4πε0 गया, क्या बचा, इसको पलटी मारो ना, r² बचा एप्सिलॉन r इंटू t², तो t² बच गया, तो t² ये r² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r बचा, तो t बराबर जब स्क्वायर रूट इधर करोगे इसका r² बाई एप्सिलॉन r, तो यहाँ बचेगा r बटा रूट अंडर एप्सिलॉन r। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये दिख रहा है वीडियो में, तुमको कहां से दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, यानी r बाई रूट अंडर एप्सिलॉन r, ये डी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, डी वाला आंसर होगा इसका, ठीक है, टाइम बताओगे 21, आज बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, पता नहीं साउंड रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, यहाँ तो दिख रहा है हो रहा है, भगवान जाने, अब वो कभी एक कान में हो रहा है कभी 2 कान में हो रहा है, स्टाफ बिठाना पड़ेगा ना यहाँ पे, जब यूट्यूब शुरू किया है ये तो स्टाफ बिठाना पड़ेगा, अकेले सब काम करोगे, यानी अकेले कॉलेज का प्रिंसिपल भी अकेले, अपना स्टूडेंट भी अकेले, प्यून भी अकेले, सब कैसे काम चलेगा, तो यूट्यूब शुरू हुआ है बिठाना पड़ेगा, बिठाएंगे, अभी चलने तो जैसे चल रहा है वैसे, जो आ रहा है नेचुरल चीज डालो, नेचुरल चीज खाने से बीपी शुगर ये सब बीमारी नहीं होती है, ठीक है, ठीक है 27 हो गया ना, अरे समझ में आ रहा है, खाली झूठ मूठ का तुम हाँ हाँ बोल रहा है, समझ में आ रहा है लेवल क्या होता है सीबीएसई का, है तो जहां पर थे पटना दिल्ली समझ में आ रहा था क्या पढ़ रहे थे, पढ़ तो बढ़िया रहे थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था,
देखो यहाँ पे 28, what will be the value, what will be the value of electric field at the center of electric dipole? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डाइपोल है, डाइपोल में एक चार्ज होता है नेगेटिव, एक चार्ज होता है पॉजिटिव, यहां पर ई की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। देखते हैं ना, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर, और पॉजिटिव के कारण भी होगा इधर, तो कैसे जीरो हो जाएगा भाई? गजब हाल है भाई। यदि दोनों पॉजिटिव होते तब ना अपोजिट फील्ड होता, एक इधर भेजता एक इधर भेजता, और डिस्टेंस सेम था, मैग्नीट्यूड सेम था। देखो यहां पर बच्चों सुन लो मेरे बच्चों, माइनस क्यू, यदि दोनों चार्ज, सुन सुन, दोनों चार्ज नेगेटिव है और इसके बीच में एकदम आओगे, एकदम बीच में, एकदम बीच का मतलब का चीज हो गया बच्चा, एकदम बीच का मतलब हो गया कि एकदम मिड पॉइंट पर हो, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, और इसके कारण यहां पर फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, अंदर की तरफ, नेगेटिव के कारण उसके तरफ होता है ना, और इसके कारण इधर की तरफ होता है। तो दोनों से दूरी सेम है और चार्ज भी सेम है, तो यहाँ पर दोनों के कारण फील्ड भी सेम होगा, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में है तो नेट इफेक्ट यहाँ पर फील्ड का जीरो हो जाएगा। अच्छा, दोनों मान ले पॉजिटिव होंगे, तो इसके कारण यहाँ पर इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, फिर भी दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, यहाँ पे जीरो होगा। लेकिन बेटा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, तो डाइपोल में यही ना होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, तो एक ही डायरेक्शन में चला जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो नहीं होगा। इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट द सेंटर ना, ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट द सेंटर, half of the value of electric field due to one charge at the center, equal to the electric field due to one charge at the center ना, इसके कारण यहां पर दोनों जुड़ ना रहा है, डबल ना हो गया जी, तो ट्वाइस हो जाएगा। देखा कैसा क्वेश्चन पूछता है, पता चला ना कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आप दिमाग हिल जाए। कितना टाइम हुआ? 25 हुआ, तो 30 पूरा कर लिया जाएगा, आज नहीं छोड़ा जाएगा। Which physical quantity have unit Newton per coulomb? जय श्री राम। अरे न्यूटन होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन होता है रे पगला फोर्स, और कूलम होता है पगला रे चार्ज, फोर्स बटा चार्ज होता है रे पगला इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई बात? 30 नंबर, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, जब चार्जिंग के टाइम पर मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन धबाधब आया है, ये धबाधब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मास बढ़ रहा है ना जी, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मास बढ़ेगा ना उसका जी। तो इंक्रीज एज, डिक्रीज या इंक्रीज एज, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को, किसी बॉडी को लगातार नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ठूस होने रहे हैं उसमें, चलो भागो भागो, ये जाओ, ये ले इलेक्ट्रॉन खूब डालो, तो चार दौरी और डालो, दौरी मतलब नहीं पता है ना, हिंदुस्तान में रहते हो, साइड लो यहाँ से तो दौरी का मतलब नहीं पता है, दौरी मतलब हिंदुस्तान में बहुत लोग को नहीं पता होगा, जो बिहारी होगा उसी को पता होगा, जो बिहार से है उसी को पता होगा, दौरी मतलब पता है ना तुम लोग को? हाँ, तो चार दौरी डालो उस पे इलेक्ट्रॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन डालोगे उस पे मास इंक्रीज करेगा। इट मींस जितना मास तुम ऐड करते जाओगे बॉडी के साथ, ठीक है, उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, उसका मास बढ़ेगा उस हिसाब से, यानी इंक्रीजेज होगा। 31, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इट इज गिवन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी पर जो, देखो ना, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये ना था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में था कि किसी भी बॉडी पर कोई पर्टिकुलर चार्ज का वैल्यू है, क्यू चार्ज है, तो क्यू क्या होगा? ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा ना, है कि नहीं है? एन हमेशा इंटीजर होगा, क्योंकि कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो भी इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी वो इंटीजर में होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की लेन देन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर में होगा या इंटीजर में होगा, तो चार्ज हमेशा इंटीजर रहेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
The electric field intensity due to short dipole remain directly proportional to r distance from the self dipole remain r क्यूब. देखो r क्यूब होगा इसमें, जैसे कि एक्सियल एक डाइपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल लाइन पर या उसके एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 2 एक्सियल पर होता है 2 के पी बाई आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पर होता है के पी बाई आर क्यूब. तो यहाँ पे देखोगे डिस्टेंस के हिसाब से तो 1 बाई आर क्यूब का प्रोपोर्शनल है ना, आर का पावर -3 का प्रोपोर्शनल है. सीधा डी आंसर होगा इसमें ना. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, ठीक है. इट शोज रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कॉन्ट्रैक्शन हो. टाइम कितना हुआ, चलो कितना हुआ, कल 33 से शुरू करेंगे. कल इसका लास्ट एक और वीडियो बनाएंगे हम लोग 1-1.5 घंटा दबा करके बढ़िया से, ठीक है. और कल के बाद इसका न्यूमेरिकल हम लोग बंद करेंगे, मतलब कि एमसीक्यू बंद करेंगे, ठीक है. और थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल हम लोग जानते हो किसका करेंगे, न्यूमेरिकल थोड़ा सा हम लोग करेंगे लास्ट सेक्शन इसका जो है ना गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया चूज करके इसमें कल करेंगे हम लोग. बढ़िया बढ़िया जो न्यूमेरिकल होगा, नॉर्मल न्यूमेरिकल छोड़ेंगे, चूज करके न्यूमेरिकल करेंगे और फिर कल उसको डालेंगे हम लोग, ठीक है. चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डाइजेस्ट होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते जरूर रहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ते रहिए, रनिंग में रहिए, मोशन बना कर रखिए, तब तो एग्जाम में ज्यादा पढ़ पाएंगे. मोशन ही गड़बड़ हो जाएगा तो कैसे होगा. कैसे पार्टी वगैरह में जाते हैं तो पहले स्टार्टर चलता है, पहले चेक खा के चेक करते हैं गला फ्रेश है ना, उसके बाद थाली उठाएंगे. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए.